कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट काफ़ी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो इस चैनल का सपोर्ट करें। शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को भी देखना चाहते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का सेगमेंट कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया है। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है। पहला है थियोडोर बेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इल्बर्ट बिल रिपन, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए तो आइए देखते हैं कि कौन सही सुमेलित है। तो थियोडोर बेक की बात करें तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इल्बर्ट बिल की बात करें तो ये रिपन से संबंधित है, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल सही है। बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें दोस्तों तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही सुमेलित है आपको ये बताना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का जो नाम है वो विजय तेंदुलकर था। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। बंगाल के अकाल पर आधारित था। चौथा है उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो दोस्तों, आपने प्रश्न देखा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला, नील दर्पण नील की खेती करने के लिए किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल की बात करें तो इनके द्वारा जो नामक जो नाटक है कि जो लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है, यानी कि घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। नवीन चंद्र दास की बात करें तो ये किस पर आधारित है, तो यह बंगाल के अकाल पर आधारित था। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, यही गलत हो जाएगा। तो आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची दी हुई है पुस्तकों की और एक तरफ लेखक की। आइए देखते हैं। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक है। तो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की बात करें तो ये दामोदर सावरकर की पुस्तक है। आनंद मठ की बात करें दोस्तों तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन की बात करें तो ये अरविंद घोष के द्वारा लिया गया है। और साधना की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4, 3, 2, 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन पे दे रहा है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का कालानुक्रम देना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे या फिर सिपाही विद्रोह। इसको आपको कालक्रम यानी क्रम के अनुसार इसको
प्रदर्शित करना है। आइए देखते हैं कि इसका सही मिलान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो क्रम होगा वो होगा, पहला आपका क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों। उसके बाद आपका संथाल विद्रोह हुआ था, और उसके बाद आपका नील विद्रोह के बाद आपका हुआ था दक्कन दंगे। तो आपका ऑप्शन क्या बनना चाहिए दोस्तों? ये आपका ऑप्शन बनेगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 कौन से पे दे रहा है दोस्तों? तो ये ए ऑप्शन दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है दोस्तों, फटाफट से शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें एक तरफ वर्ष दिया हुआ, तरफ घटना। आइए देखते हैं। तो 1775 की बात की जाए तो दोस्तों 1775 में जो हुआ था वो हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और 1780 ईस्वी की बात की जाए तो ये हुआ था द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में। 1824 ईस्वी की हम बात करते हैं तो 1824 में प्रथम अंगल वर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम अंगल वर्मा युद्ध हुआ था। और 1838 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, याद रहेगा दोस्तों। यहीं 1775 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1775 में जो हुआ था वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। और 1838 की बात करें तो इसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2। आइए देखते हैं 3 4 1 2 किस ऑप्शन पे दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि ये भी सूची को सम्मिलित करना है और बताना है कि कोड से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, एनी बेसेंट और अरविंद घोष। आइए देखते हैं। तो दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर बात की जाए तो ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। मैडम बीकाजी कामा की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो ये द तलवार। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष की बात करें तो वंदे मातरम। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तरफ कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो कथन कह रहा है कि लॉर्ड लिलितगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। आपको कूट का चयन करते हुए बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा का जो कथन है सही व्याख्या आर है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें प्रश्न में कुछ गलत बना हुआ है, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए की सही व्याख्या आर है, और दूसरा कह रहा है ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या आर है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। आपको ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो फटाफट से क्रम में उत्तर कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों बात की जाए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस के प्रयोग की, तो ये था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने की वाली प्रथम महिला थी। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको यही बताना है।
तो फटाफट में से उत्तर कीजिए। तो दोस्तों पहला कह रहा है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत है। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये बिल्कुल सही है। अगला है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी थे। अल्फ्रेड वेव में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये सही है। तो ऑप्शन 2 और 4 ये बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको मिलान करते हुए बताना है कूट से कि सही उत्तर क्या होगा। चितगंग आर्मरी रेड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों चितगंग आर्मरी रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये कल्पना दत्त की रचना है, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर की है, अनुशीलन समिति अरविंद घोष की है और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से संबंधित है। तो 1 3 4 2 आपके ऑप्शन होने चाहिए। ये ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार श्रृंखला का फिर एक और प्रश्न। कथन कह रहा है कि लालितगो ने वर्ष 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ स्थानों पर किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। दोस्तों ये एक प्रश्न पीछे भी हो चुका है, आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए और दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? की व्याख्या नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, कारण था या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए ए और कथन और कारण की, तो दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कथन और कारण में अक्सर गलती हो जाती है। कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, कारण था यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त 1798 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए स्थायी बंदोबस्त की, तो इसके अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। आपका ऑप्शन है आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खां की अध्यक्षता में और एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। तो फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, तो उसकी किसकी अध्यक्षता में, तो ये हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद।
तो दोस्तों हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। दूसरा, 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। तीसरा, बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा, लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी आहार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। वर्ष 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। चौथा है, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कि वर्ष 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची एक यानी कि व्यक्ति और विषय के साथ सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। मैकडोनाल्ड की बात करें, आइए देखते हैं दोस्तों कि अगर हम मैकडोनाल्ड की बात करते हैं तो ये अगस्त ऑफर से संबंधित है। लिन लिदगो से बात करते हैं अगर हम दोस्तों, तो ये कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। और अगर डलहौजी की बात करें तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प से संबंधित है। और चेम्सफोर्ड की बात करें तो डाई आर्की से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपको ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, जो कि सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेडस्टस के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया कि उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, उपनिवेश शासकों को आंतरित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशिक या उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के साथ पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1884, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आपका छूट गया है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। किस मिशन को अस्वीकार करने के साथ? राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, बेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ। तो भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर समाप्त हुआ था, उसके साथ ही क्या समाप्त हो गया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थे। तो ऑप्शन है, राजसी प्रांतों पर और अधिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना,
उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। चौथा है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो वर्ष 1935 के बाद अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कथन और कारण को देखना है। तो कथन कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपने राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। कारण था कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा लगा रहता था। तो कूट क्या होगा? कूट से उत्तर का चयन भी करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि कथन जो है वो सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुगल शासन के ह्रास के बाद भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देसी शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। इसका कारण था कि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट कल संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो कूट से आपको उत्तर का चयन करना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण एक ही सही व्याख्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण एक ही सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, किंतु कथन गलत है, कारण सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण एक ही सही व्याख्या करता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला और लास्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य था वो था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना। बात समझ रही है? 1854 की जो वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य रखा गया था, जो पैमाना रखा गया था, वो क्या था कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार किया जाए। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से बढ़ते रहिए, लगन के साथ मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।